मैं अबू अंडमानी फिर एक बार आपके सामने आपकी खिदमत में। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ अंडमान निकोबार के इतिहास की नहीं पूरे भारतवर्ष के इतिहास की एक दर्द भरी दास्तान के बारे में। आज 30 जनवरी को याद किया जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के रूप में, जब 1948 को क्रूर लोगों के मंसूबे ने गांधी जी को शहीद कर दिया था। उससे ठीक 4 साल पहले उसी दिन यानी 30 जनवरी को यहाँ अंडमान में भी जापानियों द्वारा एक नृशंस खेल खेला गया था, जिससे पूरा देश शोकांकित हो गया था। यहाँ अंडमान के आम लोगों में जापानियों के खिलाफ घृणा और द्वेष भर गई थी। आज मैं उन्हीं दर्द भरी यादों को संजोने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। आज 30 जनवरी को इस वक्त मैं अंडमान निकोबार आइलैंड के हम्फ्रीगंज में बलिदान वेदी पर खड़ा हूँ। आज यहाँ उन 44 शहीदों की याद में उन्हें पुष्प समर्पित किया जा रहा है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अंग्रेज़ों से मुकाबला करके काला पानी की सज़ा पाई थी। 1858 से ही अंग्रेज़ों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से पढ़े लिखे और समझदार लोगों को, जो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे, काला पानी की सज़ा देना शुरू कर दिया था। बहुत से हिंदुस्तान के वीर सपूत काला पानी की सज़ा के रूप में अंडमान आए और कई लोग अपनी सज़ा को पूरा करके वापस भी अपने देश चले गए। कई लोग इसी मिट्टी में दफन हो गए और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी सज़ा को पूरा करके इन्हीं द्वीपों में बसने का फ़ैसला कर लिया। इस तरह यहाँ अंडमान में आम लोगों का बसना शुरू हो गया, वरना यहाँ सिर्फ आदिम जनजातियों का ही निवास था। फिर 1942 में जापान ने अचानक अंडमान में कब्जा कर लिया। जापानी फ़ौज को देखकर अंग्रेज़ों ने भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन 86 सालों में इन द्वीप समूह पर जितने जुल्म नहीं ढाए थे, उससे कई ज़्यादा जुल्म जापानियों ने इन 3 सालों में यानी 1942 से लेकर 1945 के बीच इन द्वीपवासियों पर ढाए हैं। चाहे जापानियों के आने के कुछ ही दिनों में बीच मैदान में लोगों के सामने जुल्फ़िकार अली उर्फ सन्नी का तड़पा कर मारना हो, या 30 मार्च 1943 को 7 मशहूर अस्थियों का डिंगनाबाद में गोलियों से भूनकर शहीद कर देना हो, या फिर हैब्लॉक के नज़दीक बोट में ले जाकर लोगों को बोट से ज़बरदस्ती गहरे समुद्र में लहरों के बीच में डुबा करके मारना हो, या चाहे यह 44 वीर सपूतों को इस हफरीगंज में ले जाकर शहीद करना हो, जापानियों के जुल्म की फहरिस्त बहुत लंबी है। उम्रदराज लोग बताते हैं कि जापानी इतने क्रूर और जालिम थे कि अक्सर घरों की तलाशी लिया करते थे। माँ बाप को हमेशा यह चिंता रहती थी कि अपनी जवान बेटियों को जापानियों के चंगुल से कैसे बचाए। जिन्हें जापानी अपनी कैद में रखते थे, उनके घर वालों को भी खूब टॉर्चर किया जाता था। उन दिनों बेटियां जवान होते ही यानी 12 साल की उम्र में ही शादी करा दी जाती थी, ताकि अपनी जवान बेटी को जापानियों के वहशी निगाहों से बचाया जा सके। जैसे ही जापानियों का बस्ती में आने की सूचना मिलती, माँ बाप अपनी कुंवारी बेटी को जापानियों से बचाने के लिए धान के जो पुआल होते हैं, उनके ढेर के अंदर छुपाती थी। जापानियों को हमेशा यह शक रहता था कि यह हिंदुस्तानी लोग जासूसी कर रहे हैं और अंग्रेज़ों को यहाँ की खबर भेज रहे हैं। इसी शक के बिना पर जापानी हम हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढाए जा रहे थे। जापानियों का इरादा तो पहले ही एक नृशंस खेल खेलने का था, लेकिन 1943 के आखिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब अंडमान का दौरा किया, उस वक्त नेताजी की सेना आज़ाद हिंद फौज जापानियों की मदद से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। नेताजी के आगमन पर जापानियों ने अपने क्रूर इरादों पर फिलहाल के लिए विराम चिन्ह लगा दिया था, लेकिन नेताजी के 31 दिसंबर 1943 को यहाँ से जाने के बाद जापानियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जासूसी के शक के बिना पर कई हिंदुस्तानी वीरों को सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया गया था, और उनमें से एक वीर सपूत डॉक्टर दीवान सिंह, जिनकी पंजाबी कविता आज भी चर्चित है, 14 जनवरी 1944 को सेल्यूलर जेल में ही जापानियों की असहनीय क्रूरता को सह न सके और अपनी जान को इस देश के खातिर न्यौछावर कर दिया। जापानियों को इतने में ही बस नहीं हुआ। जापानियों ने 44 लोगों को जमा किया
और कहा कि आप लोगों को जेल से बाहर ले कर के जाना है। आप सब अपने घरों से अच्छे अच्छे कपड़े मंगवा लें। गौरी शंकर पांडे जी बताते हैं कि वह उस वक्त छोटे थे, लेकिन जेल में अपने पिताजी प्रेम शंकर पांडे जी को कुर्ता ले जाकर पहुंचाए। यहाँ 30 जनवरी को लाकर गोली से हमारे हमें सब बुलाए सर जेल के सामने में। हम गए 2 दिन पहले हमें एक शर्ट देने के लिए कहा गया, हमने उनको कुर्ता दिए। उसके बाद में सर जेल में 30 जनवरी को सुबह बुलाए, हम गए और वो तीन गाड़ियों में उन्हें भर के हफीगंज लाया गया। यहाँ जो पुलिस के कर्मचारी थे वो खबर कर दिया था कि यहाँ कुछ होने जा रहा है। फिर आया 30 जनवरी 1944 की वह दर्द भरी सुबह, जब इन 44 लोगों को ट्रकों में भरा गया और ट्रक हफीगंज की तरह चल दिए। सभी बहुत खुश थे कि चलो इस जेल की चारदीवारी से छुटकारा मिला। सभी अपनी आज़ाद ज़िंदगी के सपने देख रहे थे। सबके आंखों में अपने परिवार के साथ बिताए खुशियों भरे पल की यादें थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ क्या हादसा पेश होने वाला है। ट्रक सीधा हफीगंज पहुंचा, सबको ट्रक से उतारा गया और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने को मजबूर किया गया। सब बमुश्किल पहाड़ी पर चढ़े ही थे कि पहाड़ी के चोटी पर एक एल शेप का गड्ढा देखकर सबकी पेशानी पर बल आ गए। जिस्म में सिहरन सी होने लगी, लेकिन यह इस मातृभूमि के वे सपूत थे जिसे देश की खातिर अपनी जान को न्यौछावर करना बचपन में गुट्टी में ही पिला दी गई थी। सबको एल शेप के गड्ढे के किनारे पे बैठाया गया और सामने जापानी सैनिकों ने अपने बंदूक का ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया। इन देश के वीरों के सीनों में जापानी गोलियां चलती रही और यह 44 देशभक्त एक एक कर शहीद होकर अपनी मातृभूमि की गोद में समाते रहे। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ की मिट्टी आम मिट्टियों से ज़्यादा कीमती इसलिए है कि यहाँ पे उन 44 शहीदों को यहाँ की मिट्टी ने अपने गोद में समाया है, जिन्होंने अपने देश के खातिर अपनी जान को दे दी है। 1978 में सरकार ने यहाँ हफीगंज में इन शहीदों की याद में स्टेट मेमोरियल की स्थापना की। इतिहास में रुचि रखने वाले और देश प्रेमी लोगों के लिए यह एक अच्छी जगह है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।